हेलो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास को समझ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1813 तक के चार्टर एक्ट तक समझ लिया था। अब जो आया था 1813 के 20 साल बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, यहाँ से देखना था। तो देखिए, जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या किया गया था, तो उसमें पहला प्रावधान यह किया गया था कि भारत के साथ जो व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। यानी भारत के साथ जो पहले चाय पत्ती पर कुछ व्यापार कर रही थी, वो भी समाप्त कर दिया गया। इसके पहले कब समाप्त किया गया था, तो इसके पहले एकाधिकार समाप्त किया गया था कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। एकाधिकार केवल किस पे जारी था, तो एकाधिकार केवल चाय पर जारी था। यानी चाय पत्ती के साथ एकाधिकार जारी था, पर व्यापार वो सभी क्षेत्रों में कर रही थी, व्यापार के साथ साथ प्रशासन भी कर रही थी। पर अब क्या किया गया कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, तो इसमें इसका व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। व्यापार में जो एक अधिकार कुछ जो क्षेत्रों पर बचा हुआ था, या फिर यूँ कह लीजिए कि अब ये व्यापारिक कंपनी न रह करके एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी। यानी एक प्रशासन करने का कार्य केवल कर रही थी। यानी जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र था, उसे ब्रिटेन के जो संसद थी, ब्रिटेन के जो सांसद थे, या फिर ब्रिटेन की जो सरकार थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र था वहाँ पर वह यहाँ से टैक्स लेते, और उस टैक्स के माध्यम से वो प्रशासन का कार्य करते यहाँ पर। अब ये उस तरह का कार्य नहीं करती जैसे शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो वो व्यापार का काम कर रही थी। पर अब व्यापार से किस पे शिफ्ट हो रहे थे, तो व्यापार से अब ये एक प्रशासक के तौर पर शिफ्ट हो रहे थे। और इनका जो एकाधिकार का सिस्टम था वो किस पे जारी था, तो चीन के साथ चाय पर और चीन के साथ अफीम पर, इन दोनों चीज पे इनका एक अधिकार जारी रहा कि अफीम की जो खेती थी और अफीम जो उपजता था चीन में, और जो चाय पत्ती उपजती थी उन सब पे इनका एक अधिकार जारी रहा। और यह भी अस्थायी काल तक जारी रहा, मतलब कभी भी इसको भी समाप्त किया जा सकता था, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, वो क्या हो गया, वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट से, तो 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बोला जाने लगा कि अब ये भारत का गवर्नर जनरल है। और जो भारत का गवर्नर जनरल था, यह जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। यह लॉर्ड बेंटिक जो था, यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था, वो भारत का गवर्नर जनरल के पद में जब तब्दील हुआ, तो जाहिर सी बात है इसको कुछ और शक्तियां मिली होंगी, तभी ये पद बना है। तो ये जब पद बना, तो जो मद्रास के और बॉम्बे के गवर्नर थे, इनका जो प्रशासन के तौर पे कार्य था, प्रशासक के तौर पे कार्य था, मतलब ये अपने वहाँ जो नियम निकाय बनाते थे, मतलब जैसे वो बंगाल और मद्रास में कुछ नियम बनाते थे, वहाँ की सरकार को चलाने के लिए, वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो वह भी अधिकार अब इनसे छीन लिया गया। प्रशासन का कार्य भी केवल ये प्रशासन संभालेंगे। इनका जो विधि का जो निर्माण था, यह अब ये नहीं कर सकते, विधि नहीं बना सकते, केवल प्रशासक के कार्य को संभालेंगे। यानी जो इनको आदेश दिया जाएगा उसी का पालन करेंगे। विधि बनाने का अधिकार किसके पास चला गया, तो वो चला गया भारत के गवर्नर जनरल के पास। और जो भारत के इसकी सहायता के लिए जो काउंसिल बनी थी उसके पास चला गया। यानी सब मिला जुला करके मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर अब क्या हो गए, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर केवल इसके जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो जो आर्डर देगा उसको एग्जीक्यूट करने वाले बन गए। उसके बाद क्या हुआ, भारत के सभी क्षेत्रों के लिए एक ही विधि परिषद बनाई गई। यानी भारत के सभी क्षेत्रों के लिए एक ही विधि परिषद बनाई गई, और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, भारत का गवर्नर जनरल, वो उसका अध्यक्ष था जो विधि परिषद बनी थी। और इस विधि परिषद के माध्यम से ही अब ये जो विधि परिषद विधि बनाएगी, उसी को एग्जीक्यूट करेगा कौन, मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर है। उसके बाद और क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि कानून की समीक्षा के लिए लॉ कमीशन का गठन किया गया। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि जो ये लोग कानून बना रहे हैं उसकी समीक्षा, यानी उसकी देख रेख कि वो कानून सही है कि गलत है, उसके लिए पहली बार लॉ कमीशन का गठन किया। जो पहला लॉ कमीशन बना था उसके कौन अध्यक्ष थे, उसके लॉर्ड मैकाले जो थे वो पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष चुने गए थे। और इसमें एक कार्य और हुआ कि इसमें सिविल सेवकों के लिए खुली परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। यानी सिविल सर्विस के जो आईपीएस आईएएस जो बनते थे कलेक्टर, उनके लिए पहली बार प्रयास किया गया, संभव नहीं हो पाया क्योंकि
जो देखिए वहाँ पे दो काउंसिल थी, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो किसका था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ब्रिटेन की संसद की थी, यानी वहाँ के जो ब्रिटेन के जो सांसद थे उन लोगों ने उन लोगों में कुछ मिला करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था जो ईस्ट इंडिया को कंट्रोल करते थे। और उसी में एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसमें 24 सदस्य थे। उन 24 सदस्यों का चयन जो करते थे वो जो कंपनी के शेयर होल्डर थे, यानी जिनकी ऐसे मान लीजिए जिनकी वो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिनकी थी, जो शेयर होल्डर थे वो क्या करते थे, 24 सदस्यों को हर साल, मतलब कुछ लोग रहते थे, कुछ लोग रिटायर हो जाते थे, फिर कुछ नए लोग आते थे, फिर कुछ लोग रिटायर हो जाते थे, तो हर साल उसमें चयन करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उन लोगों ने तो ये नियम बना दिया, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया कि सिविल सेवकों को या फिर इतना ज़्यादा छूट ना दिया जाए भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो 1833 में ये पहली बार प्रयास किया गया था कि सरकारी जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सरकारी पद है उसमें भारतीयों को भी पूरा पूरा मतलब प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था उसने विरोध कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने प्रयास किया, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका विरोध कर दिया, इस वजह से वो नहीं हो पाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन था, जो कंपनी के मालिक थे, यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर थे वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से इस पे शासन करते थे। तो यही हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट में। धन्यवाद।